हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट प्रिंस पे। चैनल को सब्सक्राइब कर रेड बटन दबा दें, बेल आइकन को क्लिक करें। जैसे ही मैं अपना वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत मिल जाए। तो आइए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं और वहीं पार्ट 3 यानी श्रम विभाजन और जाति प्रथा का पार्ट 3 हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और इस चैप्टर का आगे वाला टॉपिक पढ़ने वाले हैं। जैसा कि पहले पार्ट में हम लोगों ने भीमराव अंबेडकर जी के बारे में पढ़ा, फिर हमने उनका 2 पैराग्राफ पढ़ा और समझा कि क्या क्या उन्होंने बताया है। आज हम तीसरे पैराग्राफ से शुरू करेंगे और जानेंगे कि भीमराव अंबेडकर जी अपने भाषण में, अपने स्पीच में हमें क्या बताते हैं जाति को लेकर, कि हमें कैसे रहना चाहिए, पहले का समाज कैसा था और आज कैसा है, हर एक चीज पे बातें होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। किताब आगे रख सकते हैं और देख सकते हैं, या मेरी बातों को भी सुन सकते हैं, तो आसानी से आप तैयार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तीसरा पैराग्राफ है कि जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध भी देती है। वो बताते हैं कि ये जाति प्रथा जो है ये केवल एक दोषपूर्ण चीज नहीं है, मतलब इसमें केवल कमी नहीं है, बल्कि ये मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। एक पेशा मतलब होता है कार्य जिससे हम अपना परिवार चलाते हैं। हर व्यक्ति का अपना एक पेशा होता है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरा पेशा पढ़ाने का है, इससे मेरा परिवार चलता है। तो ये क्या है, पेशा। यानी व्यक्ति को जातिवाद जो है एक पेशे में बांध देती है, जो पूरा जीवन उसमें रहना पड़ता है, वो चाहकर भी उससे नहीं निकल सकता है। भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखों मर जाए, भले ही वह पेशा उसके लिए ना तो लायक है ना ही वह पेशा किसी योग्य है, हमें मजबूरी में उस पेशा में ही रहना पड़ेगा और उसी पेशे में रहकर हमें पूरा जीवन कार्य करना, जो हमारे लिए बिल्कुल सही नहीं है। समझ रहे हैं? क्योंकि एक एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूं कि मेरा मन है कि मैं पढ़ाऊं, ठीक है, और मुझसे कहा जाए कि जाके आप खेत में कुदाल चलाओ, मेरे जाति के अनुसार अगर कहा जाए तो क्या होगा? होगा यही ना कि मेरा मन उसमें नहीं लगेगा। जहां पे खेत मुझे 1 कट्ठा कोड़ना है तो मैं 2 धुर कोड़ूंगा, उसके बाद कहीं पैर पे कुदाल चल गया तो वो भी कट जाएगा, तो प्रॉब्लम तो होगी। यानी भूखे मरना पड़ेगा, कोई हमें काम नहीं देगा, हमारे परिवार का खर्चा कहाँ से चलेगा, हम लोग भोजन कहाँ से करेंगे, क्योंकि उसमें मेरा रुचि नहीं है। और जिसमें मेरी रुचि है तो उसमें आपको कहना नहीं पड़ेगा, मैं बढ़ चढ़कर अच्छे से अच्छे काम करने का कोशिश करूंगा। इसलिए व्यक्ति को उसके रुचि के अनुसार काम करने देना चाहिए। आधुनिक युग में यह स्थिति प्रायः आती है क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो तो इसके लिए भूखों मरने के अलावा क्या चारा रह जाता है। ये तो टॉपिक इस समय लागू भी हो रहा है। अब समझिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि बहुत बार ऐसा होता है कि मान लीजिए कि हम कोई मजदूर हैं और कहीं बाहर कमाते हैं, किसी कंपनी में काम करते हैं, और हो सकता है कि किसी ऐसे अकस्मात कोई प्रॉब्लम आ जाए, कुछ समस्या आ जाए जिसके चलते वो कंपनी बंद हो जाती है कुछ वक्त के लिए या हमेशा के लिए बंद हो जाती है और मेरी नौकरी छूट जाती है, मेरा काम छूट जाता है, लेकिन मुझे जाति के अनुसार मजदूरी करना है। अब क्या है कि उस स्थिति में हम कोई दूसरा काम, जो भी काम मिलता है वो करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जातिवाद ये बताता है कि हमें काम को नहीं बदलना है, उसी काम में रहना है। अगर वो काम मिलता है तो करो, नहीं मिलता है तो मत करो, भले भूखे मर जाओ, तड़प तड़प के मर जाओ, ऐसा तुम नहीं कर सकते हो। तुम अपने जाति के अनुसार काम नहीं बदल सकते हो, भले वो काम चले या ना चले। जैसे कि इसके टाइम में देखिए कोरोना काल, ये कोरोना काल है, कोरोना का समय है 2020। जब भी 2020 को याद किया जाएगा, पूरी दुनिया एक संकट काल के रूप में इस साल को याद करेगी। इस समय क्या है कि बहुत लोग बाहर काम कर रहे थे, किसी कंपनी में काम कर रहे थे, हर जगह लोग काम कर रहे थे, लेकिन सभी लोग इस कोरोना के चलते अपने अपने गांव लौटे हुए हैं। कुछ लोगों की मृत्यु हो गई, कुछ बीमार पड़े हुए हैं, बहुत ही दुखद बात है ये। लेकिन इस समय क्या है कि अगर जो व्यक्ति, कोई मजदूर अगर कंपनी में काम करता था तो आज गांव में आकर के वो बांध में, अगर कहीं बांध में काम चल रहा है तो वहां भी कमा सकता है, किसी के यहाँ खेती में काम कर सकता है, या किसी घर बन रहा है तो वहां पे मजदूरी कर सकता है, वो उसकी इच्छा है। लेकिन मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति को कह दिया जाए नहीं, तुमको अब मजदूरी ही करना है, अब जब कंपनी खुलेगा तभी तुम मजदूरी करोगे, तभी तुम भोजन करोगे, तो बताइए उसका परिवार और व्यक्ति क्या वो जिंदा रह सकता है? तो ये सही नहीं था, पहले ये सही था,
कि नहीं, आपको काम नहीं बदलना है, आपको काम वही करना है चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन अभी क्या है कि हम अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी काम बदल सकते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी काम कर सकते हैं। समझ रहे हैं बात को? तो ये भीमराव अम्बेडकर जी बताते कि पहला ऐसा नहीं था जो आज है। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है। देखिए, आप हिंदू धर्म की बात आ भी गई कि हिंदू धर्म में पहले क्या था कि नहीं, आपको अपने जाति के अनुसार काम नहीं बदलना है, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो। जो उसका पैतृक पेशा ना हो, पैतृक मतलब बाप दादा यानी पिता से जो मिला हुआ पेशा है, काम है, वही आपको करना है। अगर पिताजी दूध बेचे हैं तो आपको भी दूध बेचना है, आपका बेटा भी दूध बेचेगा, उसका बेटा भी दूध बेचेगा। ऐसा तो कोई सिस्टम नहीं होना चाहिए भाई मेरी इच्छा करेगा तो मैं बेचूंगा, नहीं इच्छा करेगा नहीं बेचूंगा। आज मैं पढ़ा रहा हूँ तो कोई जरूरी कि मेरी आने वाली जो संतान होगी वो भी पढ़ाएगी। वो अगर दूसरा काम करना चाहती दूसरा काम करेंगे। मेरे पिताजी जो काम करते तो वो काम हम लोग नहीं करते हैं। ऐसा तो कोई जरूरी नहीं कि जो काम पिता करे वही काम हम करें, क्योंकि हर किसी की रुचि अलग अलग होती है। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। और इसी के कारण क्या है कि आज भारत में बेरोजगारी सबसे ज्यादा बढ़ी हुई है। बेरोजगारी का अगर सबसे बड़ा कारण है तो वह है जातिवाद। खैर अभी की ये बात नहीं हो रही है, इसका टेंशन मत लीजिए, पहले की बात हो रही है, 50-60 साल पहले की, 70 साल पहले की बात हो रही है कि अगर जातिवाद ही है जो बेरोजगारी को जन्म दे रही है, अगर हम जातिवाद को छोड़कर अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार काम करना शुरू कर दें तो हमें कभी भी बेरोजगारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगला पैराग्राफ है, चौथा पैराग्राफ। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। तो इस प्रकार सारी बातों से ये पता चलता है कि श्रम विभाजन अगर जाति के अनुसार किया जाए तो पूरा पूरा उसमें दोष है, पूरा पूरा कमी भरा हुआ है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता। यानी व्यक्ति का अपना क्या महसूस करता है अपने काम को लेकर के, व्यक्ति अपने काम को लेकर के कितना तैयार है, इस चीज का कोई मायने नहीं है जातिवाद का। अगर आप उस जाति में नहीं है तो आपको काम नहीं दिया जाएगा, चाहे आप उस काम के बारे में कुछ भी सोच लें। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं जितनी यह कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल व्यवस्थावश करते हैं। मतलब गरीबी और उत्पीड़न मतलब दुख, इससे भी अगर कोई सबसे बड़ी समस्या है लेखक के अनुसार तो वो है जातिवाद। मतलब खतरनाक है, उससे भी खतरनाक है, क्योंकि ये व्यक्ति को जान से मार देती है, अंदर से मार देती है, भावनाओं से मार देती है। तो जातिवाद बहुत ही गंदी चीज होती है। ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। देखिए, आप बात आ भी गई कि अगर व्यक्ति अपनी इच्छा से काम नहीं करेगा तो काम को टालू मतलब टाल, किसी तरह मतलब काम को खींचेगा, करेगा नहीं मन से। और जब तक व्यक्ति काम मन से नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है भाई, काम ज्यादा नहीं होगा। ना तो उस व्यक्ति का मन लग रहा है, ना जिसका वो काम कर रहा है उसका विकास हो रहा है। तो समस्या चारों ओर बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि किसी एक को बढ़ेगी, चारों ओर बढ़ेगी। अगर मेरा मन पढ़ाने में नहीं लग रहा है भाई तो मैं जबरदस्ती कुछ भी पढ़ा दूंगा ना। जहां पे एक चैप्टर मुझे एक दिन पढ़ाना चाहिए वहां पे मैं 2 लाइन पढ़ा के निकल जाऊंगा, बेमन का कुछ भी लिखवा दूंगा, अच्छा से काम नहीं करूंगा। ये तो अच्छा नहीं, आप लोगों के लिए गलत हो जाएगा, मेरे लिए तो गलत हो ही रहा है, आप लोगों के लिए भी गलत हो जाएगा। क्योंकि हर बच्चे का एक विश्वास होता है कि शिक्षक कभी गलत नहीं बताता है, उसके साथ ही खिलवाड़ हो जाएगा जो नहीं होना चाहिए। इसलिए व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार ही काम करना चाहिए। ऐसे स्थिति में जहां काम करने वालों का न दिल लगता हो न दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। यानी व्यक्ति जब जातिवाद में जकड़ जाता है, जब जातिवाद में फंस जाता है तो वो धीरे धीरे निष्क्रिय हो जाता है। निष्क्रिय मतलब होता है जो किसी काम का ना हो, जिसमें कोई क्रिया ना हो, उसको निष्क्रिय बोलते हैं। ठीक है मैम। और इस चैप्टर का अंतिम पैराग्राफ है, समझते हैं इसको।
अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूं। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूं तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है। अब लेखक के मन में ये बात आती है कि ठीक है, इतना लेक्चर मैंने दे दिया, इतना मैंने भाषण दे दिया कि जातिवाद नहीं होना चाहिए, व्यक्ति को कैसे रहना चाहिए, तो फिर आपके मन में ये सवाल पैदा होता है, तो फिर आपके अनुसार समाज कैसा होना चाहिए। ये सवाल तो आएगा ही भाई। तो आप ही बता दो कि समाज कैसा होना चाहिए, समाज में क्या नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, किस तरह समाज आगे डेवलप कर सकता है। तो बताते हैं फिर आगे। मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता। ये बताते हैं कि मेरा जो आदर्श समाज तब कहलाएगा जब उसमें स्वतंत्रता हो, मतलब आजादी हो, फ्रीडम हो, किसी भी प्रकार का कोई रुक टुक ना हो। अब रुक टुक नहीं होने का तो ये मत समझ लीजिएगा या आप किसी को चप्पल उठा कर पीटना शुरू कर देंगे, किसी को गाली देना शुरू कर देंगे, वो आजादी वाली बात नहीं। मतलब कानूनन आजादी जो कानून से बाहर न जाए। अब ये नहीं कि बोला गया कि भाई बढ़िया समाज तो वही है कि जब हम आजाद हो और किसी को भी गए एक फाइट कुछ भी किया, पट्टा पट्टी, नहीं नहीं, ये नहीं करना है भाई। स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्रता का अर्थ होता है कानून के अंतर्गत चलते हुए अपने आप को स्वतंत्र रखना। फिर है कि समता। समता मतलब समानता होनी चाहिए, किसी के साथ किसी भी प्रकार का जाति को लेकर भेदभाव या काम का निर्धारण नहीं होना चाहिए। भ्रातृत्व। भ्रातृत्व मतलब होता है भाईचारा। हर व्यक्ति एक दूसरे को अपना अपना भाई समझे, उनसे मिलजुल कर रहे और किसी को भी गलत नजर से न देखे। भ्रातृत्व पर आधारित होगा। तो ये कहते हैं कि आदर्श समाज वही हो जिसमें स्वतंत्रता हो, समानता हो और भाईचारा हो। क्या यह ठीक नहीं है कि भ्रातृत्व अर्थात भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। कहते हैं अगर भाईचारे के साथ सभी लोग मिलजुल कर काम करें तो इसमें किसको क्या दिक्कत हो सकती है। क्या ये समाज अच्छा नहीं हो सकता है कि उसमें भाईचारा हो, स्वतंत्रता हो, समानता हो। इसलिए इन्होंने जब संविधान लिखा ना तो ये सारी बातें लिखी कि सब में समानता होगी, सब में भाईचारा होगा, लोग मिलजुल कर काम करेंगे और वही संविधान आज भी चलता है और आने वाले अनंत काल तक भी चलेगा। किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचालित हो सके। ऐसे समाज के बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। तो समाज को बचाना किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होना चाहिए। हम सभी मिलकर ऐसा सोचें कि भाई हम सबको समाज को आगे करना है, तभी ये समाज डेवलप कर सकता है, तभी ये समाज विकास कर सकता है। तात्पर्य है कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यही वास्तविक रूप है और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है। मतलब सभी जाति के लोग दूध और पानी की तरह आपस में मिल जाए तो किसी का भी रंग अलग नहीं दिखेगा। दिखने में तो पानी अलग दिखता है और दूध अलग दिखता है, लेकिन जब दोनों एक दूसरे में मिल जाते हैं तो उनका रंग एक हो जाता है। मतलब कहने का अर्थ है कि हम सभी लोग चाहे किसी भी जाति से कोई भी है, जाति को भुलाकर एक दूसरे से मिलकर और ये भुला दे कि भाई जाति क्या होती है, तो सबको एक रंग में ढल जाएगा और सबको इस समाज को बढ़ाने के चक्कर में लग जाएगा। क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की पद्धति ही नहीं है, लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो। इसलिए हमें हर व्यक्ति को अपने साथियों के प्रति, अपने दोस्तों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव रखना चाहिए और एक दूसरे से मिलजुल कर अपना काम करना चाहिए। तो इस तरह हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। इसके अगले वीडियो में हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जानेंगे और साथ ही साथ उसके अगले वीडियो में हम जानेंगे, इसमें 8 प्रश्न हैं, उन 8 प्रश्नों का हम प्रश्न उत्तर समझाएंगे भी, लिखवाएंगे भी, ठीक है ना। और इसका जो व्याकरण है वो व्याकरण का इसमें जो किताब में दिया है उसको नहीं कराया जाएगा, बल्कि स्पेशल व्याकरण के क्लास चलेगा स्टार्टिंग से लेकर एंड पॉइंट तक, जिसमें आप किसी भी क्लास में हो, 9, 10, 11, 12 या किसी भी क्लास में हो, सब क्लास के लिए वो एक ही होता है व्याकरण या ग्रामर या संस्कृत व्याकरण जो भी है, सारे के सारे कराए जाएंगे। आप लोग चिंता न करें, बस आप लोगों से यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसी तरह आप लोग सपोर्ट करते रहें और वीडियो को देखने के बाद लाइक कमेंट तो जरूर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए, व्हाट्सएप और फेसबुक पे जितना हो सके उतना कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सके और अपनी पढ़ाई कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।